ये पूछ रहे हैं आपसे। देखें, जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है, और जब बॉल नीचे आ रही होगी तो एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है। ऊपर जाते वक्त भी वेलोसिटी v है और नीचे जाते वक्त भी वेलोसिटी v है। और जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो बॉल का जो वेट है वो डायरेक्ट डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। जो बॉल का वेट है डायरेक्ट वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। और जब बॉल नीचे आ रही होगी तब भी वेट कहाँ लग रहा होगा, तब भी वेट जो है डायरेक्ट डाउनवर्ड ही लग रहा होगा। जब बॉल ऊपर जा रही होगी तब भी वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, जब बॉल नीचे आ रही होगी तब भी वेट डाउनवर्ड ही लग रहा होगा। दूसरी फोर्स जो है वो है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस जो कि इसने कितनी बोली है आपसे, एफ। इस पे जो एयर रेजिस्टेंस लग रही है एफ, इस पे जो एयर रेजिस्टेंस लग रही है, एयर रेजिस्टेंस जो होती है हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होती है। तो जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो एयर रेजिस्टेंस के ऑपोजिट लग रही होगी इस डायरेक्शन में। ये आ गई आपकी एयर रेजिस्टेंस, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट आ गई एयर रेजिस्टेंस। और जब बॉल नीचे आ रही होगी तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रही होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, यहाँ पे जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी इस वक्त दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी एफ प्लस डब्ल्यू के बराबर होगी। और आपका एक्सीलरेशन जो होगा बराबर होगा एफ प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाय मास के। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू की वैल्यू होती है एम जी, हो जाएगा एफ प्लस एम जी डिवाइड बाय मास। मास दोनों को डिवाइड करेगा तो हो जाएगा एफ अपॉन एम माइनस सॉरी प्लस जी, क्योंकि एम जी को जब एम डिवाइड करेगा तो प्लस जी आ जाएगा। तो ऊपर जाते हुए आपका एक्सलेशन बनेगा, क्या बनेगा, ऊपर जाते हुए आपका एक्सलेशन बनेगा एफ अपॉन एम प्लस जी बनेगा। नीचे आते वक्त फॉरवर्ड फोर्स आपकी वेट है, बैकवर्ड फोर्स आपकी एफ सर है। ये मुझे समझ जी नहीं आया, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ प्लस डब्ल्यू क्यों है? इसलिए है कि जब दो फोर्सेस लग रही होती हैं किसी भी डायरेक्शन में और दोनों दोनों की डायरेक्शन सेम हो, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगती हैं तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों को ऐड करके निकालते हैं ना। तो यहाँ पर आपकी जो वेट है और जो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों को ऐड करके आएगी। और जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती हैं तो रिजल्टेंट फोर्स सब्ट्रैक्ट करके आती है, यानी कि एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स आपकी हो जाएगी वेट माइनस एफ, ठीक है। अब वो वाली बात है कि रिजल्टेंट फोर्स होती है एम ए, वेट होता है एम जी एंड एफ इज द एयर रेजिस्टेंस। तो एक्सलेशन किसके बराबर होगा, एक्सलेशन बराबर होगा एम जी माइनस एफ डिवाइड बाई मास। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम से एम कैंसिल जी और माइनस एफ अपॉन एम हो जाएगा। तो एक्सलेशन आपका बराबर होगा जी माइनस एफ अपॉन एम। तो ऊपर जाते वक्त एक्सलेशन आपका जी प्लस एफ अपॉन एम होगा, नीचे आते वक्त जी माइनस एफ अपॉन एम होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऊपर जाते वक्त एक्सलेशन जो है जी प्लस एफ अपॉन एम है और नीचे आते वक्त एक्सलेशन जो है जी माइनस एफ अपॉन एम। सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर रहे थे, तो वर्कशीट नंबर 15 कर रहे थे। इसमें और देखो और क्वेश्चन है इसके अंदर, निकालते हैं। तो हम आज की क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो वर्कशीट कौन सी 15 है ना, एएस बुक 1।
ऑलराइट, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर अभी 5 किया, आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि a sphere of radius r is moving through a fluid with constant speed v. There is a frictional force acting on the sphere which is given by expression this. तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दी हुई है F फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पर, ये बराबर है 6 पाई डी आर वी के। यहाँ पर R का मतलब क्या है? R का मतलब है स्फीयर का रेडियस, V का मतलब है स्फीयर की स्पीड, और D एक कांस्टेंट है जो हमें नहीं पता उसके बारे में, वो डिपेंड करता है फ्लूइड के ऊपर। तो अगर आप साबित करें कि D की जो बेस यूनिट है वो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 1 है, आपको साबित करना है कि जो यूनिट ऑफ D है वो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। इसके पहले आप D को सब्जेक्ट बना लें। अब D को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा F अपॉन 6 पाई आर वी। डी बराबर हो जाएगा F अपॉन 6 पाई आर वी के बराबर हो जाएगा। अब आप जब यूनिट्स ऑफ D निकालेंगे तो F की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 पाई की जगह 6 पाई आ गया। R क्या है? रेडियस, तो रेडियस यूनिट मीटर, और V है स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर से ऊपर वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। सेकंड माइनस 2, सेकंड माइनस 1 ऊपर आ गया, सेकंड प्लस 1 हो जाएगा। तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो आपको प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर ये कह रहे हैं रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1.5 मिलीमीटर फॉल्स वर्टिकली इन एयर at a velocity of 3.7 meter per second. The value of D for air is 6.6 exponent minus 4 kilogram meter inverse second inverse. The density of water is 1000 kilogram per meter cube. Calculate the magnitude of the frictional force F. तो देखिए भी पीछे आपको F का फॉर्मूला क्या बताया गया है? 6 पाई D R V, ये आपको मालूम करना है। 6 आ गया, पाई आ गया, D की वैल्यू आपको ये दे रहा है। D की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है? ये 6.6 एक्सपोनेंट माइनस 4। आर रेडियस आपको दे रहा है 1.5 मिलीमीटर, तो 1.5 हो गया, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इधर है v यानी कि स्पीड, स्पीड आपको दे रहा है 3.7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। अब कैलकुलेट करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। 6.90 into 10 की पावर माइनस 5। दोबारा बोलो। 6.90 into 10 की पावर माइनस 5। ऑलराइट, 6.9 एक्सपोनेंट माइनस 5, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 6.9 एक्सपोनेंट माइनस 5 न्यूटन। कह रहे एक्सीलरेशन ऑफ रेन ड्रॉप मालूम करें कितना होगा। अब देखें रेन ड्रॉप जब नीचे गिर रहा होगा तो उसमें जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी? इसका वेट। और बैकवर्ड फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम एफ से शो कर रहे हैं। तो जो एक्सीलरेशन होता है वो बराबर होता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय मास के, ठीक है। या फिर एक्सीलरेशन बराबर होगा mg माइनस एफ डिवाइड बाय एम के, या फिर एक्सीलरेशन बराबर होगा mg से m को डिवाइड करें तो क्या बचेगा? g माइनस एफ अपॉन एम के बराबर होगा। अब यहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी है
तो जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 9.8। एफ आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, कितनी 6.9 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन। अब रह जाता है मास। हमारे पास रेन ड्रॉप का मास नहीं है, लेकिन हमारे पास रेन ड्रॉप का रेडियस है और उसकी डेंसिटी है। तो मास बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के, या फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कैसे आएगा सर? वॉल्यूम इसका आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो उसका मास बराबर हो जाएगा, इसके डेंसिटी इसकी है 1000 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है 1.5 मिलीमीटर, 1.5 एक्सपोनेंट -3 का क्यूब। तो बताओ मास कितना आ रहा है, पहले मास कैलकुलेट करके बताओ उसका मुझे। ठीक, तो इसका जरा मास कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। अभी मास कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है इसके पहले। 1.41 एक्सपोनेंट -5। 1.41 एक्सपोनेंट -5 किलोग्राम, ये इसका मास आ गया। देख लो यार, ये मुझे कुछ ज्यादा ही कम लग रहा है। सर मेरा भी चलिए यही आ रहा है। यही होगा फिर। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, तो एक्सप्रेशन बराबर होगा, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, एफ की वैल्यू आ रही है 6.9 एक्सपोनेंट -5, और मास की वैल्यू आपने निकाली है 1.41 एक्सपोनेंट -5। इसको सॉल्व करके बताएं एक्सप्रेशन कितना आ रहा है। हाँ बताएं एक्सप्रेशन कितना आ रहा है सॉल्व करके। 4.906। 4.906 यानी कि 4.9 कर लेते हैं इसको, तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे the variation with time t of the speed v of the raindrop is shown. State the variation with time of the acceleration of the raindrop. ये velocity time ग्राफ है, इसके एक्सलेशन पे कमेंट करें। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, शुरू में एक्सलेशन कांस्टेंट होगा 9.8, लेकिन फिर वो डिक्रीज होने लगा, और फिर डिक्रीज होते होते फाइनली क्या हो गया, फाइनली 0 हो गया। इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह ये होगी कि जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा, ये एक्सलेट करेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस बढ़ने से रिजल्टेंट फोर्स कम होती रहेगी, और उसका एक्सलेशन कम होता रहेगा, और फाइनली 0 हो जाएगा। वो जो होता है फ्री फॉल मोशन में, जो उसमें जो होता है एयर रेजिस्टेंस में जो होता है, वही लिखना है आपको। तब क्या लिखेंगे, initially acceleration is 9.8 meter per second square, but as it falls it gains speed due to which air resistance increases and resultant force or acceleration decreases. Now when air resistance is equal to
its weight the resultant force or acceleration becomes zero. सही है भाई. Figure a second raindrop has a radius that is smaller than the given in part A. On figure 2.1 is the variation of speed with time for the second raindrop. अगर एक ऐसा रेनड्रॉप है जिसका साइज छोटा, जिसका रेडियस कम हो, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे ही बनेगा या ऐसे डिफरेंट बनेगा? बताया जरा किस तरह से बनेगा. अगर एक ऐसा रेनड्रॉप जिसका रेडियस कम हो, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए, अगर एक रेनड्रॉप का रेडियस छोटा होगा तो कैसे उसका वेट भी कम हो जाएगा. तो वेट कम होने कैसे, वो टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी गेन कर लेगा. ठीक है. तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी गेन कर लेता है तो फिर क्या होगा, फिर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से करके बनेगा, समथिंग लाइक दिस. इस तरह से टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी गेन कर लेगा क्योंकि उसका वेट कम होगा. जब उसका वेट कम होगा तो फिर उसका वेट बैलेंस भी जल्दी हो जाएगा ये रेजिस्टेंस से, तो टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी गेन कर लेगा. ठीक है. उसका नए वाले का ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे मैंने ब्लू में बनाया. ठीक है भाई. ऑलराइट. तो ये जो है आपका हमने कंप्लीट हो गई ये चीज. ठीक है भाई. चलिए अब आगे चलते हैं. आप आज की तारीख 18 है. आज चलिए अब अगली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है भाई. अगली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट. ठीक है. अब अगली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है. इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं या इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, इसको आप लॉ की जगह प्रिंसिपल भी कह सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले मैं लिखता हूँ. इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि टोटल मोमेंटम of an isolated system remains conserved. ठीक है. ये जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट होगी. ठीक है.
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन एक्सीलरेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें वजाहत तलब है। सबसे पहली चीज यहाँ पे वजाहत तलब है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका अपनी सराउंडिंग से या बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ना हो, यानी कि वो ना तो बाहर से कोई फोर्स अंदर आके लगे, ना अंदर से कोई फोर्स बाहर जाके लगे, ना बाहर की एनर्जी अंदर आए, ना अंदर की एनर्जी बाहर जाए। तो ऐसा सिस्टम जिसका अपने सराउंडिंग से कोई लेना देना ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। उस आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबके मोमेंटम्स का जो सम है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं, उन तमाम चीजों की मोमेंटम्स का जो सम है, वो टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? वो हमेशा कंजर्व रहता है। यानी कि अगर 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके मोमेंटम का सम, अगर 10 ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके मोमेंटम का सम हमेशा कंजर्व रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब कहने का ये नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो कांस्टेंट रहेगा, कहने का मतलब है कि पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है ना, वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं और हर बच्चे को आप 10-10 रुपए दे दें, तो क्लास में टोटल कितने पैसे हो गए? 100 रुपए हो गए। अब बच्चे अगर आपस में एक दूसरे से पैसे छीने और एक दूसरे के पैसे चुराएं, तो किसी के पास 10 से 5 हो जाएंगे, किसी के पास 10 से 15 हो जाएंगे, किसी के पास 10 से 18 हो जाएंगे, किसी के पास 10 से 2 रुपए रह जाएंगे। तो जो टोटल है ना, वो तो 100 ही रहेगा ना। शर्त ये है कि पैसे बाहर नहीं जाएं और बाहर से और पैसे अंदर नहीं आए, यानी कि सिस्टम क्या हो? आइसोलेटेड हो। तो अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसके सारे ऑब्जेक्ट्स के जो मोमेंटम्स हैं, उन सारे मोमेंटम्स का सम हमेशा क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, या फिर इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट का जो मिलाकर टोटल मोमेंटम बनता है, वो हमेशा क्या रहता है? वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। So total momentum of an accelerated system always remains conserved, always remains constant. अब इस बात को जरा हम तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सप्लेनेशन देते हैं इसकी। हम जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन जरा हम तफसील के साथ देखते हैं। ठीक है जी। हम देखें, फर्ज करें कि अज्यूम टू ऑब्जेक्ट्स moving in an isolated system. ठीक है, यानी कि अब अज्यूम करें कि 2 ऑब्जेक्ट जो आइसोलेटेड सिस्टम में मूव कर रहे हैं। 2 ऑब्जेक्ट जो आइसोलेटेड सिस्टम में मूव कर रहे हैं, फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट तो ये है भाई और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m1, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1 और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u2। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो क्या है इस वक्त? इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है इस वक्त वो है m1 u1। इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो कितना है? m2 u2। क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का। तो चूंकि अभी पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है और वेलोसिटी u1 है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 u1। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, वेलोसिटी u2 है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m2 u2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि भाई इन दोनों में हो गया कोलिजन, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है इनकी आपस में क्या हुई? इन दोनों ऑब्जेक्ट की आपस में हो गई भाई टक्कर। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट की आपस में हो गई भाई टक्कर। टक्कर हो गई भाई दोनों की आपस में। ठीक है, दोनों की आपस में टक्कर हो गई। अब ये क्या सिचुएशन हो गई? ये सिचुएशन हो गई आफ्टर कोलिजन, यानी कि दोनों में कोलिजन हो गया।
तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड चेंज होकर क्या होगा, इसकी स्पीड चेंज होकर हो गई v1 और इसकी स्पीड चेंज होकर क्या हो गई v2। तो आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा m1 v1 और आफ्टर कोलिजन इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m2 v2। हो गया। अब यहाँ पर जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन था वो कितना था, यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन था वो इन दोनों का मोमेंटम था, यानी कि एक का मोमेंटम m1 u1 और दूसरे का मोमेंटम m2 u2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। इस तरह आफ्टर कोलिजन जो दोनों का मोमेंटम अगर हम टोटल करें, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो इन दोनों का टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। हो गया। अब जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो क्या कहता है, अब जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या कहता है, नाउ अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होना क्या चाहिए, होना चाहिए जो टोटल मोमेंटम टकराने से पहले था, जो टोटल मोमेंटम टकराने से पहले था वो बराबर होना चाहिए किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन के बराबर नहीं होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है किसके m1 v1 प्लस m2 v2। आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो बराबर हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है ना वो हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे इस एग्जांपल में जो टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम था वही टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम होगा। तो इस चीज को आप क्या कहते हैं, इस चीज को आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसको आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं या फिर इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसको ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains conserved या remains constant, ठीक है। अब जब मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो टकराने से पहले का जो टोटल मोमेंटम होता है वो टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होता है, इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रूफ हम देंगे यहाँ पर। मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिकल प्रूफ देंगे किसका, हम मैथमेटिकल प्रूफ देंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मैथमेटिकल प्रूफ देंगे, ठीक है।
देखिए हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद उनका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये हमें प्रूफ करना है। कर देते हैं प्रूफ। फर्ज करें कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मास कितना है, m1, का मास है m2। इन दोनों में कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद इनका मास तो ज़ाहिर यही रहेगा, लेकिन इनकी जो स्पीड्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। कोलिजन का इनका मास तो यही रहेगा, लेकिन इनकी जो स्पीड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट करेंगे बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड क्या थी, बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड थी u1, और बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड थी u2। आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड क्या हो गई, आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड हो गई v1, और आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई v2 हो गई। चले भाई हो गई। अब होगा क्या, अगर आप देखें तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1, देखिए जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ। देखिए चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। पहला जो ऑब्जेक्ट है इसका फाइनल मोमेंटम कितना है, तो फाइनल मोमेंटम है m1 v1, और उसका बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका m1 u1। इसी तरह जो चेंज इन मोमेंटम आया दूसरा वाले ऑब्जेक्ट का m2 का, वो भी डायरेक्ट किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा, इसका फाइनल मोमेंटम होगा m2 v2, और उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m1 v1। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। ऑलराइट, तो हम क्या बात कर रहे थे, भाई हम ये बात कर रहे थे पहले ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम में चेंज आया वो कितना आया, वो आया m1 v1 माइनस m1 u1, और दूसरा ऑब्जेक्ट के जो मोमेंटम में चेंज आया वो कितना आया m2 v2 माइनस m1 v1 आया। ठीक है, नाउ सर ये जब वो M2 U2 नहीं होगा, जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ M2 है। बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे ही होगा, ये m2 u2 होगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो m1 v1 माइनस m1 u1 हुआ, और दूसरा ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम का चेंज हुआ वो m2 v2 माइनस m2 u2 हुआ। ये इसका इनिशियल है, ये देखें ये इसका इनिशियल है, ये इसका फाइनल है, ये इसका इनिशियल है और ये इसका फाइनल है। ठीक है, अब
जब भी दोनों ऑब्जेक्ट टकराएंगे आपस में, when they collide, they exert equal and opposite force on each other। यानी जब ये दोनों टकराएंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये M1 है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये M2 है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और फिर से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है F1, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, F2 लग रही है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F1 जो है वो बराबर होगा F2 के, लेकिन माइनस, क्योंकि थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन का रिएक्शन बराबर होता है लेकिन ऑपोजिट होता है। सेकंड लॉ के हिसाब से जो फोर्स होती है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो F1 बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ M1 बराबर होगा माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ M2। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ M1 बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ M2 के, लेकिन माइनस, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। दोनों किसी को फोर्स लगाएंगे जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। अब M1 का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? M1 का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम M1 का कितना है? M1 V1 माइनस M1 U1, और रेट का मतलब क्या है? इसको डिवाइड बाय टाइम कर दें। नेगेटिव M2 का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? M2 V2 माइनस M2 U2, और रेट का मतलब है कि इसको भी डिवाइड बाय क्या करते हैं? टाइम कर दें। टाइम से टाइम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचा कि भाई M1 V1 माइनस M1 U1 बराबर है किसके? ये बराबर है माइनस M2 V2 माइनस M2 U2 के। तो माइनस जब लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा M2 V2 और प्लस हो जाएगा M2 U2। अब सारे U एक तरफ कर लें, V एक तरफ कर लें, हो जाएगा M1 V1, और ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस। इस तरह ये M1 U1 माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस। M1 U1 प्लस M2 U2, तमीज से लिख रहे हैं। तो M1 U1 प्लस M2 U2 किसके बराबर हुआ? बराबर हुआ M1 V1 प्लस M2 U2। आपने मैथमेटिकली साबित कर दिया कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो बराबर है किसके? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये चीज प्रूफ करनी थी ना हमें कि M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर है M1 U1 प्लस M2 V2 के। तो हमने प्रूफ कर दिया ये कि M1 U1 प्लस M2 U2 जो बराबर है किसके? M1 U1 प्लस M2 V2। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है प्रूव हो गया। से क्वेश्चन करके देखते हैं। इससे क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि देखें भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वहां से 2 किलोग्राम, और ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सामने दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका वहां से 3 किलोग्राम, और ये क्या है? ये है स्टेशनरी। ठीक है, नाउ दे कोलाइड
टक्कर के बाद क्या हुआ, 2 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट जो है वापस पलट के गया 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तुम्हें बताना है कि जो 3 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट होगा इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी और किस तरफ होगी। टक्कर के बाद ये कितनी स्पीड से मूव करेगा और किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हमें बताना है। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम सिंबल बनाएं तो ये हो गया हमारा m1, तो ये हो जाएगा हमारा u1, ये हो गया हमारा m2 और ये स्टेशनरी है यानी ये u2 कितना हो गया 0। फिर ये 2 किलोग्राम हमारा m1 है और ये हो गया हमारा v1, लेकिन ये v1 माइनस में लिया जाएगा। अभी v1 माइनस में क्यों लिया जाएगा भाई, ये v1 माइनस में इसलिए लिया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। हम राइट साइड की स्पीड्स को पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड की स्पीड को क्या लेंगे, नेगेटिव। और ये हो जाएगा हमारा m2 और उसकी स्पीड हो जाएगी v2 जो कि हमें मालूम करनी है। अब जहाँ तक इसकी डायरेक्शन का ताल्लुक है तो अगर हमारा v2 का आंसर प्लस में आता है, ठीक है, अगर हमारा जो है वो v2 का आंसर प्लस में आता है तो मतलब ऑब्जेक्ट राइट साइड पे मूव करेगा। अगर हमारा v2 का आंसर माइनस में आता है तो मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है किसके, m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की वैल्यू 2 है, u1 की वैल्यू 4 है, m2 की वैल्यू 3 है, u2 की वैल्यू 0 है। m1 की वैल्यू 2 है, v1 की वैल्यू -1 है, m2 की वैल्यू 3 है और v2 आपको मालूम करना है। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू -2 हो जाएगा और प्लस 3 v2 हो जाएगा। -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 8 + 2 = 3 v2 हो जाएगा और v2 आप निकालेंगे तो हो जाएगा 3.33। यानी कि v2 जो है उसकी वैल्यू आ रही है 3.33 मीटर पर सेकेंड आ रही है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट। डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट। मुझे किस तरह पता चला कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी, ऐसे पता चला क्योंकि इसका आंसर प्लस में आ रहा है v2। तो v2 का आंसर प्लस में आने का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, क्योंकि अगर इसका आंसर माइनस में आता तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है भाई, तो कुछ की समझ में आई बात, तो कुछ समझ में आई है तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास में।